देखिएगा। अच्छा, कभी कभी फिगर दे के भी पूछेगा कि कौन सा भाग है, तो उसको याद रखिएगा कि फिगर दे में समझना। देखिएगा, ये हो गया मुख गुहा। मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी। ये वाले भाग को कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं? ग्रासनी। ग्रसनी कहते हैं। और ये जो एक नली आई है ग्रासनी के बाद, जिसे कहते हैं ग्रास नली। ग्रास नली यानी आइसोफेगस। उसके बाद यहाँ एक थैली नुमा संरचना बना होता है। थैली नुमा संरचना बना होता है, इसे कहते हैं अमाशय। इसे कहते हैं अमाशय। अमाशय यानी अस्टॉमक। अस्टॉमक। अमाशय से जो है नीचे आएंगे तो जो ये यू आकार है, इसमें एक नली जुड़ी होती है। इसमें एक नली जुड़ी होती है छोटी आंत। इसमें जो जुड़ी है क्या है? छोटी आंत। और कल बता दिए थे छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। और छोटी आंत का सबसे अग्रभाग को क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। कल बताए थे ना। और छोटी आंत 3 भाग में बटा था, ड्यूडेनम, जेजोनम और इलियम। सबसे बड़ा भाग था इलियम और सबसे छोटा भाग ड्यूडेनम। अब देखिएगा, यहाँ से एक और नली जो है कटती है, समझिएगा। ये हो गया लीवर। ये क्या है? लीवर यानी यकृत। यकृत है। फिर यहाँ एक और जो है अंग क्या है? ये पित्ताशय। गोल्ड ब्लेडर पित्ताशय। ये हो गया पित्ताशय। चलिए सुनिएगा। आप देखिए, हमने कल बताया था कि यकृत, जो यकृत है, यकृत में ही निर्माण होता है बाइल जूस यानी पित्त का। किसका निर्माण होता है? पित्त रस। तो पित्त रस का जो निर्माण होता है, कल लिखाए थे कि पित्त रस का निर्माण जो होता है कहाँ होता है? यकृत। इसका जो निर्माण होता है यकृत में, लेकिन यकृत में ये जमा रहता नहीं है। जमा किस में हो क्या रहता है? पित्ताशय। तो पित्ताशय में पित्त रस जो है क्या रहता है? जमा। तो जमा पूछेगा तो पित्ताशय में। तो निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। पित्त रस का पीएच मान लगभग 7.7 या 7.8 होता है। यही आसपास लिखाए थे 7.7 या 7.8। अब देखिएगा पित्त रस का काम क्या है, समझिए। कल बताए थे पित्त रस के बारे में, उसका कार्य। तो सुनिए पित्त रस का, देखिए समझना। जो पित्त रस है, समझना, पित्त रस का जो कार्य है क्या है। तो पित्त रस के कार्यों के बारे में अगर जाने तो पित्त रस जो है इसका कार्य को अगर समझे तो समझना, ये भोजन को, देखिए अमाशय में जो भोजन पच रहा था, अमाशय में HCl था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इससे पहले बताए थे। जो अमाशय था इसमें म्यूकस पाया जा रहा था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जा रहा था, पेप्सिनोजिन नामक एंजाइम पाया जा रहा था। तो इसमें जो पाई जाने वाली HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मुख गुहा से जो आने वाला जो भोजन है, मुख गुहा में भोजन क्षारीय माध्यम में, मुख गुहा में भोजन क्षारीय माध्यम, मुख गुहा में भोजन ग्रासनी में एक बुलेट के माध्यम से भोजन कहाँ आ गया? अमाशय। तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो है इस क्षारीय भोजन को किस में बदल देता? अम्लीय। क्षारीय भोजन को अम्लीय। अच्छा, उसके बाद अब जब अमाशय से भोजन नीचे उतरेगा, ड्यूडेनम वाले भाग, छोटी आंत का अग्रभाग क्या कहलाता है? ड्यूडेनम। अग्रभाग छोटी आंत का जो कहते हैं ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में जब भोजन उतरेगा, ड्यूडेनम में जब भोजन उतरेगा, तो ड्यूडेनम में भोजन जब उतरता है तो यहाँ जो पाचन होगा ना, ये बाइल जूस यानी पित्त रस के जरिए। तो पित्त रस का काम क्या है? तो पहला तो ये अमाशय में भोजन था अम्लीय माध्यम में पच रहा था। अमाशय में भोजन किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम। तो पित्त रस क्या करता है कि छोटी आंत में जब भोजन प्रवेश करेगा ड्यूडेनम वाले भाग में ना, तो पित्त रस जो है, पित्त रस करता है क्या कि अम्लीय भोजन को,
अम्लीय भोजन को जो है अम्लीय भोजन को किस में बदल देता है? क्षारीय। यानी अम्लीय भोजन को क्षारीय माध्यम में बदलने का काम कौन करता है? पीतरस। कौन करता है? पीतरस। पीतरस करता है। पीतरस अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदल देता है। उसके बाद पीतरस का और क्या काम है तो समझिए। पीतरस जो होता है वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है। वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही कहलाता है इमल्सिफिकेशन, यानी पाइसीकरण। उसे क्या कहते हैं? पाइसीकरण। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो पूछा जाएगा कि पाइसीकरण क्या है, तो पाइसीकरण जो होता है, पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन। तो पाइसीकरण जो है पीतरस वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन यानी पाइसीकरण। पाइसीकरण को ही कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन यानी पाइसीकरण। तो वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन यानी पाइसीकरण। तो देखिए, कल ही तो बता दिए थे पीतरस का पीएच मान, लीवर के बारे में कल ही बता दिए थे। तो आज ये दो सवाल यहाँ से याद रखिएगा कि पीतरस का कार्य क्या है। तो अम्लीय भोजन को किस में चेंज कर देता है? क्षारीय में। फिर पीतरस का काम है कि वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। तो वसा के छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाइसीकरण। क्या कहलाता है? पाइसीकरण। अब देखें, उसके बाद यहाँ से एक और नली गुजरती है। यहाँ पे जो बताए थे अमाशय के जस्ट नीचे होता है, ये है अग्नाशय। ये है अग्नाशय। तो ध्यान रखना है कि अमाशय के पूछेगा, अमाशय के जस्ट नीचे जो है कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय को ही पैंक्रियाज कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज। तो अग्नाशय को ही अंग्रेजी में पैंक्रियाज कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो जो अग्नाशय है ये अमाशय के जस्ट क्या है? नीचे। अब यहाँ से एक बात समझिएगा, जो अग्नाशय है ना, इसको दो भागों में बांटा गया। अग्नाशय जो है ये दो भाग में बटा होता है। अग्नाशय कितने भाग में? दो भाग में। देखिएगा, जो अग्नाशय है, समझना है, अग्नाशय दो भागों में बांटा गया है। अग्नाशय दो भागों में बांटा गया है। एक तो इसमें पाया जाता है एनीसर सेल से बना है। एनीसर सेल से बना है। एक जो है एनीसर सेल से बना हुआ है, और एक अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा, या इसी को गामा ना लिखकर क्या लिख देगा? डेल्टा। क्या लिख देगा? डेल्टा। तो समझिएगा, जो अग्नाशय है, अग्नाशय जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं, ये दो भागों में बटा होता है। एक एनीसर सेल और एक अल्फा बीटा या गामा। अल्फा बीटा या गामा से बना है। तो ध्यान रखिएगा कि एनीसर सेल और अल्फा बीटा गामा से बना है। जो एनीसर सेल है ना, यहाँ से यानी अग्नाशय के एनीसर सेल से ही जो है, ध्यान रखिएगा, अग्नाशय से एक जूस निकलता है, एक रस निकलता है, जिसे कहते हैं अग्नाशय रस। जिसे क्या कहते हैं? अग्नाशय रस। अब ध्यान से समझिए। अब जितना भी भोजन इधर पाचन होगा ना, सब क्षारीय माध्यम। सब किस माध्यम में? क्षारीय। मुंह में भी भोजन पाचन हो रहा था, क्षारीय माध्यम। अमाशय में भोजन अम्लीय माध्यम। अमाशय में अब इधर भोजन जो पाचन होगा छोटे आंत में, क्षारीय माध्यम। किस माध्यम में? तो अग्नाशय रस भी क्षारीय ही है। अग्नाशय रस भी क्या है? क्षारीय है। तो ध्यान रखिएगा, अग्नाशय रस जो है, अग्नाशय रस किस ग्रंथि से निकलता है? तो अग्नाशय ग्रंथि। किस ग्रंथि से? अच्छा देखिएगा, समझना है, ये मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि। तो ध्यान से समझिए, मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि अगर पूछेगा कौन सा है? अग्नाशय है।
और अग्नाशय ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है, अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी, यानी अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी। अब अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों होने के कारण इस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। इस ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं? मिश्रित। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछे जाएंगे मिश्रित ग्रंथि के नाम से, मिश्रित ग्रंथि के नाम से। तो मिश्रित ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जानते हैं? अग्नाशय। या पूछ देगा कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है? अग्नाशय। अच्छा, यहाँ से एक बात और समझना है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है? दूसरी बड़ी, तो मतलब इससे बड़ी और ग्रंथि होगी। तो कल लिखाए थे प्रश्न, देखिएगा, ये सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन ध्यान से समझना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि तो है, लेकिन ये ग्रंथि कैसी है? बाह्यस्रावी। अरे कैसी ग्रंथि है? बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी। तो ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है, ध्यान रखना है। अगर हमसे सवाल, अभी तो हम पढ़ाए नहीं है, हार्मोन पढ़िएगा तो हार्मोन में बताया जाएगा। एक ग्रंथि है थायराइड, ये लेकिन यही बता देते हैं, समझिए, थायराइड, थायराइड ग्रंथि। जो थायराइड ग्रंथि है ना, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन हो गई? थायराइड। अरे कौन हो गई? तीनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाएगा, समझना है। यहीं पे बता दे रहे हैं, आगे तो पढ़ेबे करेंगे थायराइड ग्रंथि, लेकिन फिर भी समझिए। अगर प्रश्न रहेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत। अगर पूछेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। कौन सी ग्रंथि? यकृत। लेकिन यकृत कैसा ग्रंथि? बाह्यस्रावी। कुछ लगा रहे ना लगा रहे, अगर प्रश्न ऐसा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यही है यकृत, जिसका द्रव्यमान 1.5 से 2 kg होता है। कल बताए थे 1.5 kg द्रव्यमान भी लिखाए थे, लेकिन बाह्यस्रावी है। अगर प्रश्न में ऐसा लगा देगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी लगा दिया, तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड। लेकिन ध्यान देना है कि अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड जरूर है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी। लेकिन अगर प्रश्न रहेगा कि मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। कौन सी है? और ये अग्नाशय ग्रंथि जो है अमाशय के जस्ट क्या है? नीचे। अमाशय के जस्ट। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अमाशय के जस्ट नीचे, यानी तुरंत बाद नीचे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि? अच्छा, अग्नाशय ग्रंथि जो है 2 भागों में बटा है, एक एनीसर सेल और एक अल्फा बीटा या गामा। अल्फा बीटा या, तो देखिए अल्फा बीटा गामा जो है, ध्यान रखना है, ये गुच्छे में, ध्यान रखना है, ये गुच्छे में रहते हैं, जिसे कहा जाता है लैंगरहैंस द्वीप। लैंगरहैंस द्वीप, लैंगरहैंस द्वीप। अल्फा बीटा गामा जो गुच्छे में रहते हैं, इसे कहा जाता है लैंगरहैंस द्वीप। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, यहाँ से प्रश्न आता है, पूछ देगा लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा, जितना जूस निकलता है, यानी जितना रस निकलेगा वो किससे? एनीसर से। और जो अल्फा बीटा गामा है ना, लैंगरहैंस द्वीप जो है ना, इससे हार्मोन्स निकलते हैं। इससे क्या निकलते हैं? हार्मोन। तो हार्मोन वाला चैप्टर में आगे पढ़िएगा, हार्मोन वाला, जैसे कि अग्नाशय से एड्रेनलिन जो है, एड्रीनल ग्रंथि, ये सब आगे पढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल ये याद रखिए कि अल्फा बीटा या गामा या डेल्टा के गुच्छे बनकर रहते हैं, जिसे किस नाम से जानते हैं? लैंगरहैंस द्वीप। डायरेक्ट प्रश्न आता है, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है कि लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। कहाँ पाई जाती है? देखिए, अग्नाशय रस के बारे में पूछे न पूछे, क्योंकि इसके नाम में ही क्या लगा? अग्नाशय। तो कोई भी जो है समझ जाएगा कि हाँ अग्नाशय में ही पाया जाएगा, तो इसके संभावना पूछने की कम होती है, जबकि लैंगरहैंस द्वीप के पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखना है, लैंगरहैंस द्वीप जो पाई जाती है अग्नाशय। आगे समझिएगा। अब अग्नाशय के बाद, अग्नाशय को समझ लिए, तो अब छोटी आंत तो पढ़ा ही दिए, छोटी आंत तो कल हो गया था। अब छोटी आंत से एक बड़ी सी नली जुड़ी होती है। छोटी आंत जो है, इससे एक बड़ी, अब इससे जुड़ा है बड़ी आंत, इससे जुड़ा है बड़ी आंत।
इससे जुड़ा है बड़ी आंत। थोड़ा मोटा होता है ना, पतला बना। छोटी आंत जो बड़ी आंत है ना, मोटाई में ज़्यादा होता है। छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा है और बड़ी आंत की मोटाई ज़्यादा। बड़ी आंत की मोटाई, ये हो गया बड़ी आंत। चलिए समझिए, देखिएगा ये है बड़ी आंत। अच्छा देखिएगा, बड़ी आंत और छोटी आंत जिस स्थान पे, बड़ी आंत और छोटी आंत जो है जिस स्थान पे एक दूसरे से जोड़ती है, बड़ी आंत और छोटी आंत जो है एक बड़ी आंत और छोटी आंत एक मतलब याद रखना है कि बड़ी आंत छोटी आंत जो है जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़ती है, छोटी आंत जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़ती है उसे कहते हैं सिक्कम। उसे कहते हैं सिक्कम। सिक्कम कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? सिक्कम। ध्यान रखना, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछे जाएंगे कि बड़ी आंत छोटी आंत एक दूसरे से किस स्थान पे जुड़ती है? सिक्कम। किस स्थान पे? सिक्कम। सिक्कम जिस भाग में जुड़ती है सिक्कम कहते हैं उसे। आगे समझते हैं। बड़ी आंत जो है ना, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत दो भाग में बटा है। एक हो गया कोलन हो गया, और दूसरा हो गया रेक्टम। रेक्टम। तो कोलन और किस में बटा है? रेक्टम में। कोलन और, तो बड़ी आंत दो भागों में बटा है। ध्यान रखना है, बड़ी आंत कितने भागों में बटा है? दो भाग। जैसे छोटी आंत के बताए थे 3 भाग। छोटी आंत के कितने भाग है? 3 भाग। अच्छा, भोजन का पाचन बड़ी आंत में होता है कि नहीं? नहीं होता है। और कहाँ नहीं भोजन का पाचन होता है? ग्रास नली। अगर ऐसा सवाल आएगा तो ग्रास नली में भी भोजन का पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में भी भोजन का पाचन। जबकि पचे हुए, अब जो बच गए भोजन है वो कोलन और रेक्टम के माध्यम से, रेक्टम यानी मलाशय के माध्यम से एनस द्वारा जो भोजन है, जो भोजन बच गया, अपशिष्ट भोजन, वह एनस के जरिए बाहर निकल जाएगा। ध्यान रखना है। तो बड़ी आंत कितने भाग में बटा है? 2 भाग, कोलन और रेक्टम में। और रेक्टम यानी मलाशय के जरिए फिर एनस के जरिए भोजन बाहर निकल जाता है। तो बड़ी आंत से कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा, यहाँ तक समझिएगा। लेकिन छोटी आंत में थोड़ा सा और समझना है। देखिएगा, छोटी आंत पढ़ा दिए थे। अब छोटी आंत में सबसे ज़्यादा जो खाना पचता है इलियम वाले भाग में। छोटी आंत में खाना सबसे ज़्यादा इलियम। तो देखिए, कल बताए थे कि छोटी आंत 3 भाग में न बता है। छोटी आंत कितना भाग में? 3 भाग में। छोटी आंत 3 भाग में। एक हो गया ड्यूडेनम, अग्रभाग था। जेजोनम मध्य भाग था। और एक भाग इलियम। सबसे ज्यादा भोजन का पाचन हो गया कहाँ? इलियम। यानी पूर्णतः भोजन यहाँ पाचन हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है? पूर्णतः भोजन का पाचन हो जाता है। अब यहाँ से जो बच गया अब आगे पाचन होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक नली जुड़ेगी, बड़ी आंत। कौन सी नली? बड़ी आंत। और बड़ी आंत में कोई भोजन का पाचन नहीं होता है। तो ध्यान रखना है कि बड़ी आंत जो छोटी आंत जहाँ एक स्थान पर दूसरे से मिलती है उसे क्या कहते हैं? सिक्कम। क्या कहते हैं? तो लगभग भोजन का पाचन कहाँ हो जाता है? इलियम। ऐसे इलियम नहीं देता है। प्रश्न इस तरह से रहेगा ना कि भोजन का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्णतः पाचन जो होता है छोटी आंत। कहाँ होता है? छोटी आंत। और छोटी आंत के किस भाग में? इलियम। ज्यादातर भोजन का पाचन छोटा या छोटी आंत के इलियम वाले भाग में। अब देखिएगा, समझना है इस छोटी आंत से कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं, इलियम वाले भाग से भी। जैसे समझना है, जैसे एक हार्मोन है, समझना है, हार्मोन करें, छोटी आंत से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है
जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, इससे पहले हमने बताया है लार में एक एंजाइम पाया जाता है, दो लार में दो बताए थे, टाइलिन और लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम। तो देखिएगा ट्रिप्सिन का काम क्या है, तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ना, इसका कार्य है कि प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। तो प्रोटीन को पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम करता है। जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है, ये छोटी आंत में पाई जाती है, और छोटी आंत में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किस में बदलता है, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम करता है। इसके बाद समझना है, यहाँ से देखिएगा एक समझना है, इसी में एक अणु पाए जाते हैं माल्टेज, ध्यान रखना है। जब माल्टेज के अणु टूटते हैं माल्टोज में, माल्टेज के अणु टूटते किस में है, माल्टोज में। माल्टेज के जो अणु छोटी आंत में ही टूटता किस में है, माल्टोज। माल्टेज के अणु जो है छोटी आंत में टूटता है माल्टोज में, और माल्टोज टूटता है दो अणुओं में। माल्टेज जो टूटता है दो अणुओं में टूटता है, ध्यान रखना है, एक ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। जो माल्टोज जो टूटता है वो दो अणुओं में टूटता है, एक ग्लूकोज और ग्लूकोज। तो यहाँ से अगर एक उल्टा सवाल पूछ देगा कि ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज क्या कहलाएगा, माल्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज। तो माल्टोज के एक अणु जो कितने अणु में टूटते हैं, दो अणु, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। फिर आगे समझिएगा, फिर लैक्टेज होता है छोटी आंत में लैक्टेज होता है जो टूटता है लैक्टोज में। किस में टूटता है, लैक्टोज। तो लैक्टोज में टूटता है, ध्यान रखना है, लैक्टोज में टूटता है, ध्यान रखना है। तो लैक्टोज जो है दो अणुओं में टूटता है, लैक्टोज जो है दो अणु में टूटता है। एक ध्यान रखना है, ग्लूकोज प्लस ग्लाइक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लाइक्टोज में टूटता है। यानी लैक्टोज के एक अणु दो अणुओं में टूटता है, ग्लूकोज और किस में, ग्लाइक्टोज, ग्लूकोज और किस में, ग्लाइक्टोज। तो ध्यान रखिएगा कि ग्लूकोज प्लस ग्लाइक्टोज बराबर क्या, लैक्टोज। यानी लैक्टोज के एक अणु दो अणुओं में टूटता है, ग्लूकोज और लैक्टोज। फिर यहाँ से और याद रखिएगा, समझना है, देखिएगा एक हो गया सुक्रोज जो होता है सैक्रोज के रूप में होता है, लेकिन छोटे आंत में टूटता है सुक्रोज के रूप में। और सुक्रोज के रूप में टूटता है, ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो किस में टूटता है, सुक्रोज में। यानी सुक्रोज के एक अणु जो किस में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और, याद होना चाहिए, पूछता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, मतलब माल्टोज के एक अणु दो अणुओं में टूटेगा, किसमें, ग्लूकोज और अच्छा लैक्टोज जो है, लैक्टोज के एक अणु दो अणु में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इसी में आंसर है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो लैक्टोज होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बराबर लैक्टोज। और सुक्रोज, ध्यान रखना है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। हम जो भोजन, हमारे शरीर में जो भोजन जो है, समझिएगा, जैसे समझना है कि हमें ऊर्जा चाहिए। आगे श्वसन नामक चैप्टर पढ़िएगा, ठीक है, श्वसन। तो हमें शरीर में जो ऊर्जा मिलती है ना, वो श्वसन के माध्यम से। सांस लेना श्वसन नहीं है, आगे पढ़ाएंगे। हम जो सांस लेते हैं 16 से 18 बार, एक जो है वयस्क मानव की बात कर रहे हैं, ऐसे तो शिशुओं में 44 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में जो शिशु होता है 44 बार श्वसन करता है। मानव में श्वसन दर है 16 से 18, यानी वयस्क मानव में 16 से 18 बार ही श्वसन करता है। तो यहाँ से समझना है कि जो हमें ऊर्जा मिलती है, देखते होंगे ऊर्जा जो मिलती है वो ग्लूकोज के रूप में जो ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा हमें मिलती है श्वसन से। अब श्वसन क्या है, आगे अगला चैप्टर श्वसन ही है, उसको कल पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ से समझना है कि इन सब में
ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इन सब में सबसे मीठा जो शर्करा है ना, ये सब जो शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा ध्यान रखना है वो फ्रक्टोज है। सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज। तो जो सबसे मीठी शर्करा के रूप में पाई जाती है, सबसे मीठी शर्करा जो है वो सबसे मीठी शर्करा कौन है? फ्रक्टोज। कौन है? फ्रक्टोज। यानी इन सब में जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज की बात करें तो सुक्रोज जैसे दो अणुओं से मिलकर बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये टूट के बनता है। इन सब में सबसे मीठा शर्करा कौन है? फ्रक्टोज है। ऐसा सवाल आता है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो फ्रक्टोज है। आगे आज यहीं तक रहने देते हैं, क्यों? क्योंकि अगला जो चैप्टर पढ़ना है श्वसन, तो श्वसन को शुरुआत से पढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहीं तक लिखिए क्वेश्चन। पहले इसको है ना, टाइम है ये है 2 मिनट कर लेते हैं याद, उसके बाद लिखाते। अभी टाइम तो है ना, अभी 10 ही हुआ है। चलिए बोलिएगा, बोलिएगा क्या हुआ। चलिए देखिए समझिएगा। पीतरस, पीतरस जो होता है इसका काम क्या है? तो अम्लीय भोजन को किस में बदल देगा? क्षारीय। अम्लीय भोजन को क्षारीय। दूसरा यह काम है कि वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। तो वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन। पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन। आगे अग्नाशय जो है, अग्नाशय यानी अग्नाशय की जो है किस अंग के नीचे है? अमाशय। अग्नाशय जो है अमाशय के जस्ट नीचे है। अग्नाशय कितने भाग में बटा है? 2 भाग। अग्नाशय कितना भाग में? 2 भाग में। एक एनीसर सेल हो गया और एक अल्फा बीटा गामा या डेल्टा, उसी को गामा या डेल्टा। अच्छा, अल्फा बीटा या गामा या डेल्टा गुच्छे में रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? लैंगरहैंस द्वीप। जिसे क्या कहते हैं? अच्छा, पूछ दिया जाएगा कि लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय। कहाँ पाई जाती है? एनीसर सेल कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय। अग्नाशय से कौन सा जूस निकलता है? अग्नाशय रस। कौन सा जूस? अग्नाशय रस। आगे बताइएगा। मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन? अग्नाशय। मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशी कैसी ग्रंथि है? मिश्रित। मिश्रित का मतलब अंतःस्रावी भी और बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी भी और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत बड़ी ग्रंथि है, कैसी है? बाह्यस्रावी। कैसी है? अच्छा, यहाँ से आगे समझिए। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। ये बड़ी है लेकिन क्या है? अंतःस्रावी। क्या है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। बताइएगा, छोटी आंत बड़ी आंत से जिस स्थान पर एक दूसरे से मिलती है उसे क्या कहते हैं? सिक्कम। क्या कहते हैं? अच्छा, बड़ी आंत कितने भाग में बटा है? 2 भाग, कोलम और रेक्टम। कोलम लिख दें, कोलम और रेक्टम। तो ध्यान रखना है कि कोलम और रेक्टम भाग में बटा हुआ। पूछ देगा कि कोलम किसका भाग है? बड़ी आंत। पूछ देगा रेक्टम किसका भाग है? पूछ देगा ड्यूडेनम किसका भाग है? अरे ऐसे भी सवाल आ सकता है। अब तो जान गए कि ड्यूडेनम किसका भाग है? छोटी आंत। पूछ देगा कि जेजोनम किसका भाग है? इस तरह से सवाल आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिएगा, जहाँ बड़ी आंत जुटता है ना छोटी आंत में, उसमें यहाँ पे एक अंगुली नुमा संरचना पाया जाता है। ठीक है, बड़ी आंत के छोटी आंत जहाँ जुड़ता है एक दूसरे से, यहाँ अंगुली नुमा एक संरचना पाई जाती है और उसे कहते हैं अपेंडिक्स। नाम सुने हैं? अपेंडिक्स। यानी बड़ी आंत के पास जो है अंगुली नुमा एक संरचना पाई जाती है, ये अंगुली नुमा एक संरचना होती है, उसे ही क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स रहता है, ध्यान रखना। तो ये जो है बड़ी आंत छोटी आंत के स्थान के ऊपर जो है एक अंगुली नुमा संरचना बनी होती है, उसी को क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। आगे बताइएगा, जैसे ट्रिप्सिन समझना। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? तो ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन को पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड में बदलना। यानी प्रोटीन का जो है पाचन होता है, प्रोटीन का इसमें पाचन। इससे पहले भी प्रोटीन के पाचन के बारे में बताए थे। आगे माल्टोज। तो माल्टोज एक अणु को 2 अणु में टूटता है, किसमें किसमें? ग्लूकोज और ग्लूकोज। ग्लूकोज और लैक्टोज किसमें किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और सुक्रोज किसमें टूटता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और
इन सब में सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा। अब यहाँ तक लिखिए, क्वेश्चन लिखो। लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। कहाँ तक हो गया था? पहले पीतरस लिखे है ना। पीतरस, पीतरस का कार्य क्या है? 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 क्या है पीतरस का कार्य? क्या है? लिखिए, लिखिएगा। लिखिए, अम्लीय भोजन को, अम्लीय भोजन को, अम्लीय भोजन को क्षारीय माध्यम में बदलना। 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 आगे लिखिएगा, लिखिएगा। पीतरस का अन्य कार्य क्या है? पीतरस का अन्य कार्य क्या है? लिखिए, वसा को, वसा को, वसा को छोटे छोटे, वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, 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 यह प्रक्रिया, और उसमें आंसर ऐड कर लीजिए। वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, यह प्रक्रिया इमल्स, हिंदी में लिखिए, पायसीकरण, पायसीकरण, इमल्सी, EMLI, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, चलिए रहने दिन, इमल्सिफिकेशन यानी पायसीकरण, पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन। आगे लिखिएगा। पीतरस हो गया। अब लिखिएगा अग्नाशय। अग्नाशय दो भागों में, अग्नाशय दो भागों में, अग्नाशय दो भागों में, दो भागों में बटा, दो भागों में बटा होता है। दो भागों में बटा होता है। लिखिएगा, एक एनीसर सेल, एनीसर सेल, और एक लिखिएगा अल्फा बीटा या डेल्टा। एक एनीसर सेल अल्फा बीटा या, अल्फा बीटा या गामा, पहले अल्फा बीटा या गामा, अल्फा बीटा या गामा, और या गामा को ही क्या कह देगा? डेल्टा। अल्फा बीटा गामा या डेल्टा। आगे लिखिएगा। हो गया। अगला प्रश्न लिखिएगा। लिखिए, अग्नाशय रस, अग्नाशय रस किस ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय रस किस ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय रस किस ग्रंथि से निकलता है? किस ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय रस किस ग्रंथि से निकलता है? लिखिएगा, अग्नाशय से। आंसर लिखिएगा अग्नाशय से। आंसर लिखिएगा अग्नाशय से। आगे लिखिए, लिखिएगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा जो अग्नाशय में, अल्फा बीटा गामा जो अग्नाशय में गुच्छे बनाकर, जो अग्नाशय में गुच्छे, गुच्छे बनकर, गुच्छे बनकर रहते हैं, गुच्छे बनकर रहते हैं, गुच्छे बनकर रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? आंसर लिखिएगा। जिसे क्या कहा जाता है? आंसर लिखिएगा लैंगरहैंस द्वीप, लैंगरहैंस द्वीप, लैंगरहैंस द्वीप, लैंगरहैंस द्वीप। अब एक डायरेक्ट लिखा देते हैं, क्वेश्चन लिखिए। डायरेक्ट मतलब उल्टा लिखाते हैं। लिखिए, लैंगरहैंस द्वीप, लैंगरहैंस द्वीप, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाई जाती है?
लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? लिखिएगा लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाई जाती है? लिखिए अग्नाशय में, अग्नाशय में, अग्नाशय, अग्नाशय में। अब क्या करते हैं ना, सुनिए कि एक ही जगह तीनों को ग्रंथि लिखा देते हैं तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लिखिए, लिखिए सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। आंसर लिखिएगा लीवर, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। आगे लिखिएगा, और जहाँ यकृत लिखे ना वहाँ कर लीजिए ब्रैकेट में बाह्य स्रावी ग्रंथि। यकृत जहाँ लिखे वहाँ कर लेना है बाह्य स्रावी ग्रंथि है, बाह्य स्रावी, बाह्य स्रावी वहाँ लिखा हुआ है बाह्य स्रावी। अगला प्रश्न, बाह्य स्रावी लिखिएगा मानव शरीर की, मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि। लिखिएगा अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय। उसको ब्रैकेट में कर लीजिए अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों यहाँ लिखा हुआ अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों। अगला प्रश्न, अंतःस्रावी भी है और क्या है बाह्यस्रावी भी। अगला लिखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं? 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 कहते हैं। आंसर लिखिए अग्नाशय, अग्नाशय। किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं? अग्नाशय। अगला क्वेश्चन अग्नाशय। आगे लिखिएगा लिखिए, लिखिएगा छोटी आंत, छोटी आंत बड़ी आंत से, छोटी आंत, छोटी आंत बड़ी आंत से जिस स्थान पर, जिस स्थान पर एक दूसरे से, जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़ती है, जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? लिखिएगा सिक्कम, उसे क्या कहते हैं? सिक्कम, सिक्कम, सिक्कम। अगला प्रश्न लिखिए, लिखिए बड़ी आंत, बड़ी आंत दो भागों में बटा है, बड़ी आंत दो भागों में बटा, बड़ी आंत दो भागों में बटा है। एक लिखिएगा कोलम, कोलम, दूसरा लिखिएगा रेक्टम, कोलम और रेक्टम, कोलम और रेक्टम, कोलम और रेक्टम। बड़ी आंत दो भागों में बटा है, कोलम और रेक्टम। अगला लिखिएगा, देखिए बड़ी आंत के पास, बड़ी आंत के पास अंगुली नुमा, बड़ी आंत के पास अंगुली नुमा संरचना बनी होती है, बड़ी आंत के पास अंगुली नुमा संरचना बनी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? लिखिएगा अपेंडिक्स, उसे क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। बड़ी आंत के पास अंगुली नुमा संरचना बनी होती है उसे क्या कहते हैं? अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। आगे लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है?
ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? कार्य क्या है? लिखिएगा। प्रोटीन को प्रोटीन को प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। इसको लिख लीजिएगा कि लिखा दे? लिख लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर करके लिखिए कि माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 2 अणु में टूट कर बना। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो आज छुट्टी देवे के मन था, नहीं अच्छा लाए पढ़ावे ले। अरे कुछ काम था। लिखा गया, तीनों हो गया ना? हो गया तो लिखिए, अब लिखा देते हैं। लिखिए, सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? देखिए, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे मीठी शर्करा कौन है? फ्रुक्टोज। सबसे मीठी शर्करा कौन है? फ्रुक्टोज। आज कब में पढ़िए है ना, अजय तक रहने दीजिए। कल चालू होगा शोषण।